अजय सर बॉम्बे में ही है, कहीं बाहर है? अभी शायद गए थे वर्धा वगैरह, नागपुर अच्छा, आ वगैरह। गए वापस? शायद काफ़ी दिन हो गए, मेरी मुलाकात नहीं हुई। करते हैं प्लान। आप कोई मुलाकात हो तो बोलिएगा, मैंने अरे प्रणाम बिल्कुल, भेजा है आपके माध्यम से। हमेशा हमेशा आप विक्रम भट्ट भी हमेशा जब भी उनका होता है तो कैसे हैं? अरे, ठीक है। मैं तो मतलब मीडिया इंटरेक्शन से नहीं, बट हमेशा हम लोग बहुत बैठते हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उनके साथ में मेरा 1 to 1 कभी इंटरव्यू या वैसी चीज़ें आई हुई। हमेशा हम लोग डिनर पर ही मिलते हैं, बात करते हैं। अब तो उन्होंने वैसे सब कुछ छोड़ दिया। हाँ तो नहीं नहीं, अरे सर सही है। नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान जी और प्रोड्यूसर गुलाब सिंह तंवर जी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद है ऐसी ब्रेव फिल्म अटेम्प्ट करने के लिए जिसका नाम है 72 फूलें। शुरुआत करते हैं संजय जी से कि लाहौर जैसी फिल्म आपने बनाई और अब ये लेकर आए हैं, तो क्या संजय पूरन सिंह जी पोल सपाट हुए हैं? देखिए, एक फिल्म मेकर के तौर पर आप हमेशा नए सब्जेक्ट्स की तलाश में रहते हैं और नए अंदाज में आप अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं। वो उस दौर की मांग थी, वो उस समय की कहानी थी लाहौर, और ये आज के समय की कहानी है 72 हूर। समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अलग अलग पहलू होते हैं, उन्हीं से एक अलग अलग सेम ही जगह के ऊपर से कुछ अलग पहलुओं से किसी फिल्म को लेके आते हैं। ये वही है। तो एक आप इसको सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर भी पाकिस्तान कनेक्शन है ऐसे ना देखें, लेकिन ये वो एक डिफरेंट टेक था। ये एक अलग टेक है जो एक गंभीर विषय को एक बेहद संजीदा तरीके से हैंडल किया गया है इस फिल्म के अंदर। गुलाब जी कब आए बोर्ड पे फिल्म के साथ? शुरुआती दौर से ही जब संजय और हम लोग हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कुछ और फिल्मों के बारे में बात हो रही थी और ऐसे ही बैठे यहीं नो होटल में हम लोग बैठ के एक बार बात कर रहे थे, तो संजय ने इस बारे में चर्चा की और मुझे उसमें बहुत आनंद आया देख के कि एक ऐसा विषय है जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए, वो एक मनोरंजक तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा सकता है, तो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए और हम जुड़ गए और उसको लेके आगे गए। और ऐसे सब्जेक्ट्स पे आमतौर पर जैसे केरला स्टोरी भी रही है, कश्मीर फाइल्स रही है, तो वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम के एक्टर्स हैं जो सो कॉल्ड बड़ा बनाते हैं फिल्म को, बड़े बजट की बनाते हैं, वो थोड़ा बचते हैं। यहाँ भी वो चीज़ हुई? जी बिल्कुल। देखिए, ये स्वाभाविक बात है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किस फॉर्मेट के ऊपर काम करती है। जब ही आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जिसके अंदर इस बात की गुंजाइश हो कि उसमें कहीं पर किसी बात को लेके विरोध हो सकता है, तो अक्सर बड़े स्टार्स जो हैं वो बचते हैं। वो आपसे जब बात करते हैं तो फिल्म को प्रेज़ करते हैं, आपकी कहानी की, आपके टेक के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी कमिट नहीं करते इस तरीके की फ़िल्म की। उनकी अपनी व्यावसायिक मजबूरियाँ हैं। ये सिर्फ एक सुनहरा पहलू या एक सब्जबाग जो एक एस्केप एंटरटेनमेंट जो बेचा जाता है उसी का हिस्सा रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है जब आप अपने इस तरीके के संजीदा विषयों के लिए एक्टर तलाश करने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा। तकरीबन कितने मेन स्ट्रीम के एक्टर्स ने प्रेज तो किया लेकिन मना किया? जी देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये तकरीबन 6-7 जो एक्टर्स थे, बिकॉज बाकी फिल्मों की तरह आपकी शुरुआत जो होती है, आप सर्टेन एक्टर्स के साथ में आप चाहते हो काम करना जो आपकी विश लिस्ट में होते हैं, तो उनको सबको ये आइडिया तो बहुत पसंद आया, लेकिन वो कमिट नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत बोल्ड है और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी विवाद खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि अब उनकी बातें जो हैं वो मुझे सही प्रतीत हो रही हैं कि वो सही कहते थे, जिस तरीके के फिल्म के टीज़र के साथ में ही विवाद शुरू हो गए। और 2021 में बन के तैयार थी मेरे ख्याल से फिल्म, तो उसके बाद से मतलब रिलीज के चैलेंजेस क्या रहे या क्यों आप लोगों ने होल्ड किया इसे इतने 2 साल 3 साल? फिल्म तैयार हो गई हम लोग, और उसके बाद हमको जैसा कि आपको पता है कि नेशनल अवार्ड भी मिला, ICFT स्पेशल मेंशन भी मिला और फिल्म को जिन लोगों ने जूरी ने देखा सबने बड़ा सराहा, सब कुछ था। एक चीज़ हम लोगों के जिसमें कॉमनली मैं और संजय एक उस पर थे, एक विचार पे थे, वो ये कि फिल्म को थिएटर में ही रिलीज़ करना है
और थिएटर में रिलीज़ करने के लिए सबसे बड़ी बाधा उस समय जो आई, जो सबको पता है कि कोरोना एक ऐसा विषम काल था मानव जीवन में कि उस वक्त सब कुछ रुक गया था। उस वक्त सिनेमा रिलीज़ करना या किसी और की बात करना बहुत बेमानी हो गया था। तो वो समय हम देखते रहे, टालते रहे। चर्चा हमारे मित्र वर्ग से सब लोग पूछते थे क्यों डिले कर रहे हो, क्यों नहीं फिल्म रिलीज़ कर रहे हो, लेकिन हमने यही बताया कि अभी हालात ऐसे नहीं बन रहे। कोरोना थोड़ा सा हल्का हुआ, उसके बाद धीरे धीरे फिल्में रिलीज़ होने लगी। तो हमने उसी रेफरेंस में जब को हमको उचित समय लगा तो हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, और जैसे इस फिल्म में जैसे ये चेहरा मतलब जो है इनका, तो और कौन कौन से कास्ट हैं? पवन मल्होत्रा सर तो हैं। देखिए इसके अंदर पवन मल्होत्रा, आमिर बशीर, राशिद नाज, वो अब हमारे बीच में नहीं है इस दुनिया में, कुछ ही तो महीने शायद पहले। बेबी में भी थे शायद, नहीं जी। अक्षय सर थे। जी जी, पाकिस्तानी ओरिजिन के एक्टर हैं और बेहद उम्दा कलाकार हैं और बहुत अच्छे इंसान भी थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। इसके अलावा नम्रता दीक्षित, सारू मैनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म के अंदर कमर्शियल वाइबिलिटी के हिसाब से कास्टिंग नहीं की गई थी। जो फिल्म में किरदारों में जो फिट होते हैं, जेन्युइनली उस नज़रिए से फिल्म की कास्ट जो थी वो तैयार की गई थी। फिल्म देखने के बाद में आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। और मतलब जैसे जो प्यार लाहौर को मिला था, इसमें थोड़ी सी मतलब एक मतलब भ्रम, एक मतलब की है सिचुएशन, या उनको ऐसा लग सकता है कि ये शायद एंटी पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम मतलब फिल्म है, उनसे क्या अपील होगी? देखिए उनको ऐसा लग सकता है नहीं, ऑलरेडी जिस तरीके के विवाद हो रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, वो ऑलरेडी लग चुका है उनको। मैं एक ही बात कह रहा हूँ और लगातार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आप फिल्म देखिए और फिल्म देखने के बाद में आप अपनी बात कहिए। बिना फिल्म देखे आप सिर्फ ये मान के चल रहे हैं, हो सकता है कि शायद सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि उनके जो मत हैं वो बदल जाएं, उनका निर्णय चेंज हो जाए। और क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म आतंकवाद की बात कर रही है। मैं इसके अंदर अब जो भी उस कहानी को प्रभावी ढंग से कहने के लिए आपको जिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो आप करेंगे, और कोई भी फिल्म मेकर जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है वो उन शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो अगर उन पर आपत्ति है और उसकी वजह से वो ये मान रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन सब बातों को छोड़ के उनको इस बात को देखना चाहिए कि फिल्म कहना क्या चाहती है। और अगर वो बात उन लोगों तक पहुंच जाती है, शायद वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये मैं उन्हीं तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, तो अगर ये बात उन तक पहुंचते तो मुझे लगेगा कि मेरी कोशिश जो है वो कामयाब हो गई। और मतलब कितने स्क्रीन काउंट आप लोग मतलब टारगेट कर रहे हैं कि इतना तो हम लोग आए, सो दैट जो इसकी कमर्शियल्स हैं वो रिकवर हो? इनिशियल 500-600 के बीच में ऐसा कुछ प्लान हुआ है। अब उसके ऊपर लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे फिल्म को लेकर लोगों में चर्चा है और उत्सुकता बनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के हमारे पास निरंतर फ़ोन आ रहे हैं और वो उनको सुझाव दे रहे हैं कि आपको स्क्रीन काउंट और शोज़ बढ़ाने चाहिए। तो उसके ऊपर अभी इट इज़ टू अर्ली टू से, लेकिन विचार चल रहा है कि कितनी और बढ़ाई जाए और किस तरह से रिलीज़ किया जाए। अच्छा, और जैसे ये जो मतलब 72 बुरे हैं, इसका मतलब जिक्र कुरान में नहीं है, वो हदीस में है। यानी जो उनके मतलब धर्मगुरु थे वो सब एक्सप्लेन करते रहे कि 72 मिलेगा। हाँ, ये 72 कैसे आया? ठीक है, एक तो ये सवाल कि वो एक्सप्लेन आप लोगों ने किया है फिल्म में, भले सैटारिकली ही, कि यार ये 69 क्यों नहीं, या 58 क्यों नहीं, या 101 क्यों नहीं, 72 ही क्यों? देखिए मैं फिल्म के कंटेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो फिल्म देखने के बाद में जिन पर चर्चा हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको बता दूँ कि अब क्योंकि जैसे मैंने नाम बता दिया आपको कि राशिद नाज जो हैं वो एक अहम किरदार इस फिल्म के अंदर निभा रहे हैं, और उनकी आवाज़ के ज़रिए ही जो है वो ट्रेलर देख रहे हैं और टीज़र, दोनों ही जगह पर उनके ही जो डायलॉग्स के ज़रिए हम रिवील कर रहे हैं। तो ये बड़ी विवादास्पद बातें हैं। हालांकि इसी तरीके की सिमिलर लाइन आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मौलानाओं के वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से ये इंस्पायर्ड है। तो जब इसे बनाया गया और राशिद साहब को जब ये डिलीवर करना था तो वो थोड़े से असमंजस में थे कि बैकलैश होगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि क्या ये ऑथेंटिक हैं। तो उन्होंने जब वो आए इंडिया और तो उनको वो लाइनें थोड़ी सी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लगी और उन्होंने बोला कि मैं ये शायद नहीं कर पाऊँगा और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है।
फिर देर रात उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे, अगले दिन हम लोग को शूटिंग करना था, मैंने उनको कहा कि ठीक है आप नहीं कर पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आएँ, हमारे मेहमान हैं, आप रहिए यहाँ 1-2 दिन और आप उसके बाद में आप चले जाइए। तो रात को उनका फ़ोन आया कि हम मिल सकते हैं क्या? और जब वो मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मैंने पाकिस्तान में किसी बड़े जो मस्जिद के कोई शाही इमाम जो हैं लाहौर के ही, आई थिंक शायद बादशाही मॉस्क में ही उन्होंने किया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि मैंने ये सारी लाइनें उनको पढ़ के बताई और उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक गलती है, अगर आप उसे ठीक कर लें तो मुझे ये बोलने में कोई ऐतराज़ नहीं है, बाकी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा सर बताइए कौन सी लाइन है? तो उन्होंने उसमें मुझे बताया कि दरअसल यहाँ पर एक जो लाइन है आपकी कि हर एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता फरमाई जाएगी, इसकी जगह पर 40 मर्द की मिलेगी, 100 की नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा सर ठीक है आप कर लीजिए। तो इस कदर हमने ऑथेंटिक चीज़ें रखने की इसके अंदर कोशिश की है। और ये भी था मतलब जहन में कि क्यों ना यहाँ के भी जो हैं मौलाना या चाहे धर्मगुरु इंडिया के, जी उनको भी थोड़ा क्रॉस चेक के लिए मतलब दिखाई बिल्कुल देता बिल्कुल। है। देखिए आप कोई भी चीज़ जो ये करते हैं आप बहुत ऑथेंटिक रहते हैं, आप हर एक लाइन के ऊपर, हर एक वर्ड के ऊपर बहुत ध्यान देने की कोशिश की है। इसके अंदर जिन भाषाओं का इस्तेमाल है, प्रॉपर रिहर्सल्स भी हुई हैं, उनके ऊपर ऑथेंटिक रिसर्च हुई है, उन सारी चीज़ों का एक जब आप एक नॉर्मल फिल्म बनाते हैं तो इतनी मुश्किलें नहीं होती, ना ही आपको इतनी रिसर्च करनी पड़ती है। मगर जब आप एक संजीदा चीज़ पर करते हैं तो वो कहीं पर एक जिम्मेवारी भी होती है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि एज़ ऑथेंटिक एज़ पॉसिबल आप रह पाएँ, तो वो पूरी कोशिश की गई है इसके अंदर। जो सवाल मतलब अगर आप बताना चाहें कि कुरान में इसका जिक्र तो नहीं है, 72 हूरों में कहीं से भी नहीं, हूरों का जिक्र था कि भाई अगर आप मतलब अच्छे इंसान बनते हैं या अच्छे मतलब तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी जहाँ अच्छी चीज़ें मिलेंगी और वहाँ हूर भी मिलेगी। और हूर का मतलब होता है खूबसूरत औरत से भी अच्छी औरत। खैर वो फिर हदीस ने मतलब उधर जोड़ा गया था, मतलब ये 72। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब इस्लाम की जो अवधारणा है उसको दूषित करने के लिए इस तरह की चीज़ें लाई जाती हैं और फिर मतलब फिल्म अगर उस विषय पे बनती है तो उसके क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? देखिए, इस्लाम से सीधा सीधा जोड़ना ये ठीक नहीं है। ये जो हम लोगों ने जो बातचीत शुरू की है वो आतंक पर शुरू की है। आतंक फैलाने के लिए, आतंक की कार्रवाई करने के लिए उनके बहुत सारे टूल्स हैं। उन टूल्स में एक आत्मघाती हमला, मानव बम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल उन्होंने बना लिया है, क्योंकि जब अनेकों हत्याएं होती है, मानव बन के किसी भी भीड़ में घुस जाना बहुत आसान है और अपने साथ बहुत लोगों को उड़ा देना आसान है। और उससे वो ये चाहते हैं, जो आतंकी आका बैठे हुए हैं, कि पूरा विश्व का ध्यान जाएगा, उद्वेलित होंगे, वो रिएक्शन देंगे, ये उनका उद्देश्य रहता है। तो हमने जो बात की वो आतंकवाद फैलाने के लिए, इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए जो युवा हैं, जो युवा देखिए उनका जो मानसिकता होती है उसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है और बहुत कुछ कर गुजरने की उनमें एक क्षमता होती है हर युवा में। उसकी उस मानसिकता और उस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल, नेगेटिव इस्तेमाल वो करके उनको ये भ्रमित करते हैं कि आप जब जाएंगे काफिरों को मारेंगे, जन्नत जाएंगे और आपको हूर मिलेगी, और उसको इतना मेस्मराइज कर देते हैं कि उस रास्ते पे वो चले जाते हैं। इसलिए इसका इस्लाम से जोड़ना, मैं इस चीज़ से बहुत अचंभित हूँ कि इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है। ये एक टूल है आतंकवादी बनाने का और वो बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक ये टूल है। आपका मतलब जो कि नाता जो है ना सारे बड़े स्टार्स और इनके साथ भी रहा है, क्या पोस्ट कोविड एस्केपिस्ट सिनेमा अब थोड़ा साइडलाइन हो रहा है और ये जो मतलब हार्श रियलिटीज़ हैं वो अब फ्रंट फुट पे आ रही हैं फिल्मों के स्टोरीज में? देखिए मुझे ऐसा लगता है हमेशा से सभी तरीके के सिनेमा के लिए स्कोप रहा था, लेकिन एक दौर ऐसा आता है जिसके अंदर आप एस्केप सिनेमा की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां अक्सर ये कहा जाता है कि दिमाग घर छोड़ कर आए, इस तरीके की चीज़ें, उसके लिए भी स्कोप है। मगर कोविड के दौरान एक अभूतपूर्व चीज़ हुई। जब हर तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, आप अपने घरों पर बैठे थे, तो OTT ने उस वक्त जो राइज़ हुआ उससे आपके पास में कंटेंट मिला देखने के लिए दुनिया के तमाम देशों का, लोग किस तरह से सोच रहे हैं। और हमारी ऑडियंस, जिसको हम ये सोचते थे कि उनको ये पसंद आएगा, हम ये बैठ के डिसाइड करते थे, हमने देखा कि उन्होंने न सिर्फ टर्की के, अमेरिका के, यूरोप के, दुनिया के उन तमाम मुल्कों के जहाँ पर शायद कोई
वैसे नहीं देख पाता, उनका सिनेमा देखा और उनको ये समझ में आया कि हमारे यहाँ पर ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, और जो उसके साथ में ही ऑल्टरनेट एंटरटेनमेंट की जो हंगर थी वो बढ़ी उनकी। और जब इस तरीके का रियलिस्टिक सिनेमा बाहर आया तो उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि क्योंकि हमने हमेशा से गंभीर मुद्दों को बहुत हल्के तौर पर दिखाया, वाइट वॉश कर दिया, उनको अंडर द कारपेट डाल दिया। तो जब ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ में ये चीज़ें बाहर आने लगी तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। जो हाल ही में आई हुई फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि जो सक्सेस उनको मिली और वो वहाँ तक पहुँची जहाँ पर शायद कन्वेंशनल सिनेमा नहीं पहुँच रहा था, ये वो अनकन्वेंशनल सेंटर से ऑडियंस निकल कर आई और होल हार्टेडली उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो एक रिमार्केबल चीज़ हुई, जो मुझे लगता है कि उम्मीद की एक नई किरण है, जिससे न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि ऑल ओवर इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं वो हर तरीके की फिल्म के लिए स्कोप जो है वो बन गया है कि आप ईमानदारी से अपनी बात कहिए बिना लाग लपेट के, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। सही। बैलेंसिंग एक्ट मत करिए, अगर आप जो दिखा रहे हैं वो पक्ष को पूरी तरीके से रखिए, फिर आप ये डरिए मत कि आप ये बात कहेंगे तो कोई नाराज़ हो जाएगा या ये नहीं कहेंगे तो आप ऐसा सब्जेक्ट मत चुनिए, लेकिन अगर आप चुन लेते हैं तो फिर गंभीरता से ईमानदारी से उसको उसी ईमानदारी से लोगों तक पहुँचाइए। शूट कहाँ आप लोगों ने किया या मतलब कहाँ क्रिएट हुआ? ये पूरी कहानी जो है वो मुंबई के बैकड्रॉप पर सेट है, तो इंटायर फिल्म का जो शूट है वो मुंबई में हुआ। डेफिनेटली। और मतलब कि मतलब जब से स्टूडियोज़ आए, कॉर्पोरेट स्टूडियोज़ मतलब इंडिया में आए, तब से मतलब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स जो है वो कम होते गए या मतलब उनके लिए स्कोप नहीं छोड़ा गया इंडस्ट्री में, क्योंकि स्टार्स की फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई, जो कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के लिए शायद बस के बाहर की बात। क्या कुछ चेंज आप लोगों को नज़र आ रहा है कोविड के बाद से कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के लिए भी स्कोप है, बन रहा है? हाँ, एक आशा की किरण नज़र आ रही है, क्योंकि इसके पास्ट में अगर जाके देखेंगे तो भारत में बहुत पैशनेट फिल्म मेकर्स रहे हों, चाहे वो प्रोड्यूसर रहे हों, चाहे वो डायरेक्टर रहे हों, चाहे एक्टर्स रहे हों, उन्होंने इस चीज़ की बहुत कम तवज्जो दी कि हम कितना कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे, लेकिन फिल्म बनना चाहिए, फिल्म को देखा जाना चाहिए, उसको सराहा जाना चाहिए। ऐसा बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, ऐसी अनेकों पीढ़ियाँ थी जिनके किस्से आज भी हम सुन सुन के इंस्पायर होते हैं। उसके बाद स्टूडियोज़ का दौर आया, वो जो स्टूडियोज़ हॉलीवुड में जिस तरीके से काम करते थे, ऐसा सोचा गया कि उसी तरीके से भारत में भी आएंगे, लेकिन वो विकृत रूप में यहाँ आए। और उसमें जो एक लंबी कहानी है, उसके लिए शायद अलग से कभी बैठ करके हम बात करेंगे कि वो जो स्टूडियो फॉर्मेट आया उसमें पैकेजिंग शुरू हो गई, और कला पैकेजिंग का हिस्सा नहीं हो सकती है। पैकेजिंग एक व्यवसाय होता है और सिनेमा एक कला है। कला और व्यवसाय दोनों का कॉम्बिनेशन होना समझ में आता है, लेकिन उसमें व्यवसायिक प्रतिशत कम होना चाहिए और कला का और पैशन का प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ हो गया कि कला का प्रतिशत नगण्य हो गया, कंप्लीटली व्यवसायिक हो गया। वो सब व्यवसायिक हो जाने से फिल्म की आत्मा मर गई। वहाँ सिनेमा के नाम पे जैसे जो थ्योरी है जॉम्बीज़ की, जॉम्बी फिल्में खड़ी हो गई और उसका स्लोली डिग्रेडेशन होना शुरू हुआ। और जैसा संजय ने अभी जिक्र किया, कोविड बहुत बड़ा आई ओपनर था। एक बुरा वक्त था, लेकिन बुरा वक्त भी बहुत अच्छी चीज़ें सिखा के जाता है। पूरे जनमानस ने, पूरे विश्व के जनमानस ने बहुत सारी चीज़ें देखी और बदला। भारत के जनमानस ने भी जिस तरह से अलग अलग तरह का सिनेमा देखा, उनको समझ में आया कि जो पैकेजिंग चल रही है, जो स्केप सिनेमा चल रहा है, ये हमको बाध्य किया जा रहा है कि आप सिर्फ ये देखिए। हमारे पास उपलब्ध ऐसा कंटेंट क्यों नहीं है जहां हम तय कर पाएँ कि हम क्या देखना चाहते हैं। और अब वो इस जगह पे आ गए कि हम वो देखना चाहेंगे जो